रहा ना, एनाइन गैप वाला। अच्छा, ओके जी, ये ओके नीचे। ओके। ठीक है, मैं वो करा देती हूँ, सिर्फ एक सेकेंड देखो। इधर सिर्फ आपको ये मैयर डेनाइन और केटाइन होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला इसका देख लो, विदाउट पोटेशियम और विद पोटेशियम, ये सिर्फ वैल्यूज डिफर करती हैं, बाकी वो वैल्यूज खुद देता है, पुट करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑल्सो अब ये इंपॉर्टेंट है, इन डायरिया मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो मैं अभी ऊपर कह रही थी आप लोगों को, विद नॉर्मल एनाइन गैप अकर्स, ठीक है। फिर स्वेयर डायरिया में आपके पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद नॉर्मल, आपके पास एनाइन गैप, ठीक है। ये दो एमसीक्यूज। अब नॉर्मल एनाइन गैप होता कितना है? नॉर्मल 8 एनाइन to गैप 12, कितना? 8 to 12, ठीक है। 12। अगर तो इट्स मोर देन 12, ठीक है, बढ़ गया, तो ये मड पाइल्स, ये कंडीशंस है, डॉक्टर एसन ने पढ़ाई है ये, किस किस तरह से होंगी। और नॉर्मल एनाइन गैप किस में, ये सारी कंडीशंस हैं, ये पढ़ाई है या मैं बोल दूं जल्दी जल्दी से एक दफा? अच्छा, मैं जल्दी नहीं बोलती, मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बताती हूँ। जो इंक्रीज एनाइन गैप है ना, उसमें जो आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देते हैं, ये सैलिसाइलेट देते हैं, लैक्टिक एसिडोसिस दे देते हैं। मैंने यही दो देखे हैं, ठीक है। अच्छा जी, नॉर्मल एनाइन गैप में कार्बनिक एनहाइड्रेस देते हैं, एडिसन्स डिजीज, रीनल ट्यूबुलर, ठीक है, एसिडोसिस, डायरिया, एसिटाजोलामाइड। हाँ जी बच्चों, ये कौन सा ड्रग है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। कहाँ पे एक्ट करता है? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। पीसीटी पे। ठीक है, और कौन सा करता है? इसका बेसिकल माल्ट्स निमोनिक है, MALTS। एम से आपका मैनिटोल, ए से एसिटाजोलामाइड, ये दोनों मैनिटोल, पीसीटी। एसिटाजोलामाइड, हाँ, लूप ये आपके पास किधर करेगा? लूप ऑफ हेनले, हाँ, कौन सा पोर्शन? थिक, हाँ जी। फिर अर्ली डीसीटी। थायासाइड, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। हाँ, अर्ली डीसीटी पे, ठीक है, थायराइड, स्पाइरोनोलेक्टोन, क्लॉकलेक्टिन तक, ठीक है। तो मार्ल्स मार्ल्स निमोनिक है, ठीक है। अच्छा जी, मेटाबॉलिक अल्किलोसिस किन किन कंडीशन में होगा? लूप डायूरेटिक्स में, वॉमिटिंग, ठीक है। तो जो मैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम कह रही थी उसमें मेटाबॉलिक अल्किलोसिस होगा, ठीक है। एंटासिड यूज, ठीक है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इवन लूप डायूरेटिक भी इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस किधर है आपके पास? ऑब्स्ट्रक्शन में, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में, ठीक है। क्रॉनिक लंग डिजीज, ओपियोइड्स, ठीक है, ओपियोइड्स के साथ आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस आपके पास किस में है? हिस्टेरिया, हाइपोक्सीमिया, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड जितना भी हमने पढ़ा। तो वो जिधर हाई एल्टीट्यूड उधर लेस रेस्पिरेटरी, सैलिसाइलेट, ठीक है। सैलिसाइलेट क्या बच्चों, कौन सा ड्रग है? एस्पाइरिन। एस्पिरिन। हाँ जी, एस्पाइरिन। एस्पाइरिन का एंटीडोट क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलो अभी जल्दी से पढ़ लेते हैं। हाइपरेमेसिस ग्रेविटेरियम अलोंग विद हाइपोक्लीमिया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस किस में होगा? हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। हाइपरेमेसिस ग्रेविटेरियम मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है, तो हाइपोक्लीमिया होगा। हाइपोक्लोरिमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। ये आगे हम इसका मैकेनिज्म करेंगे थायराइड्स का, सॉरी अपना डायूरेटिक्स का, ठीक है। तो ये इस वालों का, तो हाइपरक्लोरीमिया, क्योंकि ये क्या है आपका सोडियम क्लोराइड पंप को जाके इनहिबिट करता है, ठीक है, ये वाला। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कॉज हाई अल्टीट्यूड, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अकर्स ड्यूरिंग ड्राउनिंग। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है आप लोगों का। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉजेज डायरिया, ये भी आता है। एस्थमा में क्या होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एसिडोसिस विद नॉर्मल एनाइन गैप, तो ये किसमें है आपका? कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। चाइल्ड विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड प्लाज्मा पोटेशियम कितने? 2.5। अच्छा, बाद वो फ्रूटी स्मेल और ये सारी चीज़ों के साथ भी देते हैं। तो चाइल्ड की हिस्ट्री हो, पोटेशियम हो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डीके को लाजमी सोचना है। रिगार्डिंग मसल फटीग लीड टू लैक्टिक एसिडोसिस, जैसा एनारोबिक आपकी हो रही होती है तो लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है। विच ड्रग शुड बी स्टॉप 24 और बिफोर सर्जरी टू प्रिवेंट लैक्टिक एसिडोसिस? तो मेटफॉर्मिन। इवन जो किडनी डिजीज के साथ हैं उनमें भी आपने मेटफॉर्मिन नहीं देना, ठीक है। तो which of these can cause acidosis? तो diabetes. Metabolic acidosis is due to excessive use of carbonic anhydrase inhibitor. Patient है after taking an analgesic overdose experiences hyperventilation, tachycardia and metabolic acidosis. तो ये किसका काम है? एसिटाइल सैलिसाइलेट, ये किसका नाम है बच्चों? एस्पिरिन।
हाँ जी, एस्पिरिन ही है, ठीक है। एस्पिरिन ड्रग कॉजिंग, हाँ जी, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, थायराइड। अच्छा, यहाँ तक ये हो गया। अभी वो जो एक पॉइंट रह गया हमारा बफर्स वाला 70 पे था। बस इसके बाद हम कल डिजीजेस आप लोगों ने कर लिए हैं, तो नसीम शराज में बहुत अच्छी लिखी हुई है और फर्स्ट एड में, उसको एक दफ़ा रिव्यू लाजमी कर लेना। कल टाइम मिला तो वो करेंगे, नहीं तो जो मेरे 2 पॉइंट्स रह गए हैं वो करके तो बाकी मैं वीडियो लगा दूँगी। ये बच्चों, अब ये रह गया आपका। जीएफआर किस तरह क्लिनिकली एस्टिमेट करोगे? क्रेटिनिन से। बेस्ट वे जीएफआर के लिए कौन-सा है? अच्छा मुझे बताओ, ये जो हम करते हैं, हाँ जी, ठीक है। बेस्ट वे टू मेजर जीएफआर इन्युलिन क्लीयरेंस। जब हाली जीएफआर आएगा तो इन्युलिन आएगा। ये सारे सब्सटेंसेस हैं, ये क्या हैं? मार्कर्स हैं जो, ये क्या करते हैं? इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? नेदर हुँ? जी, जी। मैम ये अब्जॉर्ब भी नहीं होते और सेक्रेट भी नहीं होते। They are फ़िल्टर, freely रीअब्सॉर्ब, filtered. सेक्रेट। डॉक्टर असामा, सोचना ज़रा फिर। मैम ये रीअब्जॉर्ब नहीं होते हुँ। और रीनल में जो जिस तरह हाइड्रोजन आयन की सेक्रेशन होती है वो सेक्रेट भी नहीं करता, और फिल्ट्रेशन इनकी होती है सिर्फ। अच्छा, वैसे फ़िल्ट्रेशन और सेक्रीशन के साथ आते हैं, रीअब्सॉर्प्शन के साथ नहीं आते, ठीक है? लेकिन देखते हैं आगे किधर इसकी प्रॉपर्टी। हाँ जी बच्चों, प्रॉपर्टी क्या है इसकी? डॉक्टर हबीब? मैम मेरे ख्याल से आप ठीक कह रही हैं कि ये सीक्रेट आई थिंक होते हैं, सिर्फ रीअब्सॉर्ब नहीं होते। Creatine मुझे secrete होता है। क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि ये सीक्रेट भी होते हैं लेकिन सिर्फ मैम ये रीअब्सॉर्ब ब्लू नहीं वाला पढ़ें, उस पे लिखा है नेदर रीअब्जॉर्ब नॉट सेक्रेटेड। किधर ब्लू, ये वाला ब्लू? होते। ये बेस्ट ब्लू जो मेथड बड़ा वाला। एक्सप्लेनेशन। एज़ इट इज़ इनोलिन नीदर जो रीअब्सॉर्ब होता नॉट है, सेक्रेटेड। ओके। इनोलिन का है कि वो secrete और वो नहीं होता। लेकिन वैसे जितने बोलते भी हैं। सब्सटेंसेस हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि फ़िल्टर और सेक्रीशन का होना चाहिए, बाकी रीअब्सॉर्प्शन नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, करते हैं। ये ओके, ठीक है। डॉक्टर इसरार भी यही कह रहे हैं। ओके डॉक्टर सामा, आपकी बात मैं मान लेती हूँ, लेकिन ये जो सीपीएसपी की है ना, कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, वो किसी और तरह से, लेकिन उसमें फ़िल्ट्रेशन और सेक्रीशन दोनों है। चलो देख लेते हैं। बेस्ट वे हो गया। अच्छा, बेस्ट वे टू मेजर रीनल प्लाज़्मा ब्लड फ्लो इज़ पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड, ठीक है? तो रीनल प्लाज़्मा फ्लो के 3 लेटर्स हैं, पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड के 3 लेटर्स हैं, ठीक है? और क्लिनिकली बाय क्रेटिनिन क्लीयरेंस, ठीक है? बेस्ट फंक्शन किस तरह होगा? क्रेटिनिन क्लीयरेंस, ठीक है? क्लिनिकली जीएफआर, जब क्लिनिकली भी आएगा क्रेटिनिन क्लीयरेंस, ठीक है? जीएफआर की जब एस्टिमेशन की बात करेगा तो क्रेटिनिन क्लीयरेंस, ठीक है? रीनल प्लाज्मा फ्लो आरपीएफ इज पीएएच, ठीक है? मोस्ट एक्यूरेट मेजर ऑफ जीएफआर इज बाय, और एक्यूरेट मेजर इज लाइक इन्यूलिन। बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर मेजरिंग जीएफआर इज इन्यूलिन, ठीक है? तो बेस्ट मेजरिंग इज दे एस्टिमेशन, या फिर आपको जब वो करेगा ना बात क्लिनिकली, तो फिर आपने वो करना है। ये पॉइंट अभी हमने पढ़ लिया। But the best method clinically is creatinine clearance, as it is found in body and hence easily measurable, but it's not the most accurate way because some creatinine is secreted and hence creatinine clearance slightly over Secreted. estimated GFR. actual GFR। अच्छा, क्रेटिनिन इज यूज फॉर क्लिनिकल मेजर, तो क्लिनिकल में फिर आपके क्या हो गया? जीएफआर एंड ओवर यूरिया बिकॉज नॉट रीअब्सॉर्ब्ड इन ब्लड, तो कोई भी चीज़ प्रेफरेबल होगी क्योंकि रीअब्सॉर्प्शन नहीं है उसकी, ठीक है? अच्छा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज इन किडनी टू प्रिजर्व ब्लड वॉल्यूम। हाँ जी बच्चों, जब भी ब्लड वॉल्यूम को प्रिजर्व करना है तो क्या होगा? अभी एक नीचे भी इस तरह का था क्वेश्चन, उसमें क्या आंसर था? जब हम रास सिस्टम की बात कर रहे थे तो हमने रेनिन की भी वहां पे बात की थी, क्या था बच्चों वहां पे? वो प्रिजर्व ब्लड वॉल्यूम वाला हाँ जो जी, था, तो उसमें एल्डोस्टेरोन रास का था। हाँ जी, ठीक है, तो ये इसके साथ एसोसिएटेड है इंक्रीज रेनिन सिक्रीशन। इफ अ सब्सटेंस हैज प्रॉपर्टीज मोर देन इन्यूलिन, व्हाट विल बी हैपनिंग? सिक्रीशन एंड प्लस फिल्ट्रेशन। डॉक्टर सामा, जी मैम। ये देखें,
मजीद फोकस कर दिया, ठीक है। ये वाला पॉइंट मैं बता रही हूँ, ठीक है। एसकेज में अब ये वाला आता है, सिक्रीशन एंड फिल्ट्रेशन। तो प्रॉपर्टीज मोर देन इन्यूलिन में क्या होना चाहिए, सिक्रीशन एंड फिल्ट्रेशन। अच्छा बच्चों, अभी जो मैं आप लोगों को उस दिन कह रही थी ना कि चेंजेस आनी चाहिए आप लोगों की, हाइपोटेंशन कब होगा, तो इनिशियली हाइपोटेंशन के साथ, ठीक है, मोर देन 1.5 ये एक लिमिट मैम होती है। मैंने एक बात करनी है, जी जो एमसीक्यू पे लिखा हुआ है कि मोस्ट, एक सेकेंड, हाँ, इफ अ सब्सटेंस हैज प्रॉपर्टीज मोर देन इन्यूलिन, तो इन्यूलिन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो है कि इट इज नाइदर रीअब्सॉर्ब्ड नॉर सिक्रीटेड। हाँ जी, तो ठीक है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इफ द सब्सटेंस हैज प्रॉपर्टीज मोर देन दिस, तो वो होगी फिर सिक्रीशन प्लस फिल्ट्रेशन। हाँ जी, तो बेसिकली ये है कि जो इन्यूलिन है वो खुद उसका से फिल्टर कर रहा वही है। ठीक रहेगा कि नाइदर रीअब्सॉर्ब नॉर सिक्रीटेड। हाँ जी, वो इन्यूलिन के लिए बेसिकली। तो मैंने इन्यूलिन की बात नहीं की थी, मैंने कहा था सब्सटेंस की प्रॉपर्टी। मैंने जब स्टार्ट ही किया था ना क्वेश्चन, तो मैंने कहा था एक सब्सटेंस जिस तरह ये है, तो इन जो मार्कर्स हैं तो इनकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो वो प्रॉपर्टी बेसिकली ये थी, बट कंपैरेटिवली टू इन्यूलिन, ठीक है। ओके, हाँ जी। अच्छा चलो आगे किधर थे हम, अच्छा 1.5 उसका लीटर है, ठीक है। हैमरेज हो गया, हैज डिक्रीज जीएफआर एंड यूरिन आउटपुट, व्हिच ऑफ फॉलोइंग विल हेल्प मोर इन रिटर्निंग जीएफआर। देखो बच्चों, अच्छा एक बंदा है उसको एच बी कम है, हाइपोक्सिया हो गया, हाइपोक्सिया किसको इफेक्ट करेगा नेफ्रॉन के पार्ट में से, बताओ। पीसीटी को, डीसीटी को? डीसीटी को। पीसीटी। नो, हाइपोक्सिया के लिए पीसीटी है, ठीक है। हैमरेज हुआ तो जो असरअंदाज तो होगा वो वो फिर पीसीटी है। पीसीटी इफेक्ट होता है मोस्टली। जी, और इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए फिर कौन इफेक्ट करेगा, डीसीटी। तो हैमरेज एग्जैक्ट हुआ, डीसीटी है। हाँ हाँ, फिर डीसीटी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि डाइल्यूटिंग सेगमेंट कौन सा है, डीसीटी। डीसीटी और थिक लूप जो है, थिक। अर्ली डीसीटी इज ग्रेटर देन थिक, थिक लूप। थिक असेंडिंग लूप इज ग्रेटर देन अर्ली डीसीटी, ठीक है। ये डाइल्यूशनल के लिए। मुझे बताओ कॉन्सेंट्रेटेड सेगमेंट कौन सा बच्चों, ओके, कलेक्टिंग डक्ट और यहाँ पे आपकी जो है ना ये आइसोटोनिक है, पीसीटी आइसोटोनिक है, ठीक है। इधर 300 मिलीमोल ही रहेगा, जो 280 आप बेसिकली नॉर्मली कह रहे होते हो। नीचे आते आते यहाँ पे कितना हो जाएगा मैम कॉन्सेंट्रेशन, जो डिसेंडिंग लिम्ब है हाँ जी वो है हमारे पास कंसंट्रेटिंग, साथ में जी जो सीडी है। जी, ये डिसेंडिंग लिमिट 1200 हो जाएगा मिलीमोल आपके पास कॉन्सेंट्रेशन। और कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट किस तरह होगी, कलेक्टिंग डक्ट में बेसिकली कौन इफेक्ट कर रहा होता है, जो हमने एडीएच। सीक्वेंस किया था, हाँ जी, ADH। एडीएच, एडीएच, ठीक है, तो वो करेगा। अच्छा चलो, अभी ये हो गया, अभी हम वापस आते हैं। द ब्लड वेसल दैट, अच्छा ये तो 1.5 पे उसे हेमरेज हो गया, हैज डिक्रीज जीएफआर, ठीक है। जीएफआर भी कम है, मतलब उसका रीनल ब्लड फ्लो एफरेंट को भी कम जा रहा है, और एफरेंट में आपका ज्यादा वो, एक तरह से अगर हम जीएफआर का कॉन्सेप्ट लगाएं, यूरिन आउटपुट, विच ऑफ फॉलोइंग विल हेल्प more in returning GFR to normal, that is DCT. Blood vessel that run in kidney especially along the loop of Henle, जी बच्चों, लूप ऑफ हेनले के साथ कौन रन कर रहा होता है, दो तरह की हैं, एक होती है मेडलरी, एक होती है कॉर्टिकल लूप ऑफ हेनले। इधर क्या होगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज वगैरह, और इधर क्या है मेडुला में, फिर वो जो आप पिन लाइक स्ट्रक्चर कहते हो, वाजा रेक्टा। रेक्टा, ठीक है ये, ठीक है। मेडुला में वाजा रेक्टा और उधर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कह रहे होते हो आप, तो ये हो गया। अच्छा चलो आगे, इफ अ सब्सटेंस इज फाउंड इन रीनल आर्टरी बट नॉट इन रीनल वेन, हाँ जी बच्चों, रीनल आर्टरी में है मगर रीनल वेन में नहीं है, तो क्या है, क्लियरेंस इज इक्वल टू GFR। तो मुझे बताओ रीनल आर्टरी क्या करती है और रीनल वेन क्या करती है, इसका भी कॉन्सेप्ट था मेरे पास ना, मैंने इधर पिक्चर लगाई हुई थी उसके अंदर। मैम रीनल आर्टरी बेसिकली ब्लड इंट्रोड्यूस कर रही है किडनी में, एंड जो वेन है वो फिर उससे अवे लेके जा रही है। ठीक है,
ओके, ये तो ठीक हो गया, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ना, ये जो वो जीएफआर से रिलेटेड, वो मेरे पास एफरेंट अभी वाला पता पूछ नहीं। रहे हैं आप? एफरेंट इफरेंट? हाँ नहीं, इफरेंट तो है ऑब्वियसली, वो उधर आकर तो फिर इफरेंट आगे आपको सारा रीनल सिस्टम दे देगा, ये रीनल वेन वाला। क्लियरेंस इज इक्वल टू जीएफआर, इसका कह रही हूँ। अच्छा, ये डॉक्टर इसरार ने भी लिखा है कि रेनिन रीनल वेन, ठीक है। ये चलो क्या इसको मतलब? मिल करते हैं। छोड़ दो इसको, इसको कंफ्यूज नहीं करो, ठीक है। अच्छा, एंडोजिनस सब्सटेंस यूज टू मेजर जीएफआर, तो एंडोजिनस क्या आपकी बॉडी का हिस्सा? क्रेटिनिन। प्रोडक्ट ऑफ जीएफआर एंड प्लाज्मा, जी बच्चों ये क्या है, ये किसकी डेफिनेशन है? प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड जीएफआर। फिल्टर लोड की। हाँ जी, क्योंकि फिल्टर लोड में आपके पास ये फिल्ट्रेशन रेट और साथ में जिसने फिल्टर होना है वो, ठीक है। तो ये फिल्ट्रेशन लोड है। अच्छा, ऑटो रेगुलेशन किस तरह है बच्चों किडनी की? रास से। एक तो ये भी है, एक ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर जो वो मैम वो एक मैकेनिज्म है। मायोजेनिक है, दूसरा ट्यूबलो हाँ जी, ग्लोमेरुलर है। ग्लोमेरुलर। हाँ जी, ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर और दूसरा मायोजेनिक, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर के साथ आते हैं। तो ऑटो रेगुलेशन ऑफ जीएफआर इज अचीव थ्रू चेंजेस इन ग्लोमेरुलर एफरेंट आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस। तो मुझे बताओ कि अगर जीएफआर ज्यादा करना है तो आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस कम होगा, ज्यादा होगी? कम होनी चाहिए कम ना, हो चाहिए। ताकि जीएफआर ज्यादा हो जाए। हाँ जी। तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू कैलकुलेट जीएफआर क्लिनिकली इन सीकेडी पेशेंट? तो क्लिनिकली का बात आ गया तो क्रेटिनिन क्लियरेंस, ठीक है। हाँ जी, आरटी ब्लड लॉस है, जीएफआर डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन आर्टीरियल ब्लड फ्लो। यंग है, जीएफआर है लेस देन 50, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। डॉक्टर ने कंसर्न और क्या हुआ कि इंक्रीज इन विच ऑफ फॉलोइंग। अच्छा देखो, जब भी बर्न, डिहाइड्रेशन, ठीक है, या ये जिस इसने कहा है कि आरटी हुआ, ब्लड लॉस हुआ, ठीक है, तो हाई जो आपका ब्लड लॉस वगैरह, और भी दो कंडीशंस थी जो कल हम कर रहे थे, पोटेशियम का सारा निकाला था, बर्न, डिहाइड्रेशन। तो इनमें आपके पास पोटेशियम और ये जो अपना जीएफआर जब आपका काम हो रहा है तो उसमें। इन क्रॉनिक रीनल फेलियर देयर इज इंक्रीज यूरिया ड्यूरिंग ड्यू टू डिक्रीज जीएफआर। हाँ जी बच्चों, ये अब इंक्रीज यूरिया हो रहा है। यूरिया किधर से आ रहा है? यूरिया रीअब्सॉर्ब होता है या नहीं होता नॉर्मली? यूरिया रिअब्सॉर्ब होता है। कहाँ पे? ये होता है आई थिंक डीसीटी पे, if I'm not wrong। टीसीटी। अच्छा, पीसी, ये ना आप लोग अपना सा जल्दी से टेबल निकालो, नेफ्रॉन वाला। मैं निकाल रहा हूँ। पेज नंबर है 157। वो तो हाईलाइट नहीं था। क्या? पेज नंबर है 113। पीसीटी है। हाँ पीसीटी है ना, ठीक है। 50% रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे, सिक्रीशन आपकी है लूप ऑफ हेनेले में, और इम्परमिएबल है आपका ये डीसीटी पे, ठीक है, डिस्टल ट्यूब्यूल्स में और कलेक्टिंग डक्ट में। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें, इनको याद रखना है। अब क्रॉनिक रीनल फेलियर देयर इज इंक्रीज यूरिया ड्यू टू डिक्रीज जीएफआर। डिक्रीज जीएफआर का मतलब क्या होगा? आपके पास जो वो है एफरेंट और इफरेंट वाला कॉन्सेप्ट। तो डिक्रीज जीएफआर हो रहा है तो आपके पास ये क्या हो रहा है? एफरेंट कम आ रहा है, इफरेंट ज्यादा जा रहा है। दूसरा जो अभी हमने इधर एक कॉन्सेप्ट किया है, ये तो चला गया यार। यूरिया एक्सक्रीट आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ। हो रहा है टीसीटी पे। आता है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन कैसी है इसकी? जब क्रॉनिक रीनल फेलियर है, किडनी की फंक्शनिंग कम है, तो यूरिया किस तरह से करेगा, क्या इफेक्ट होगा बॉडी के ऊपर? एसिडोसिस। और ये मुझे बताओ ना, इसका जीएफआर से रिलेटेड बताओ। जीएफआर डिक्रीज होगा जब यूरिया इंक्रीज होगा। अब यूजुअली जो हमारे पास जीएफआर है
जब हमारे पास पीसीडी के अंदर इंट्रोड्यूस होता है तो वहां से यूरिया होता है सिक्रीट, ताकि यूरिन के थ्रू बाहर जाए। अब अगर जीएफआर ही कम है तो यूरिया सिक्रीट ही नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर उसका बिल्डअप होने लग जाएगा। हाँ जी, रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी ज़्यादा ताकि उसको रिटेन करने लग जाए।